हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैग एंड आई होप आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजरा होगा खैर से। वे ऑलमोस्ट एट द एंड। आज ही यूरोप और अमेरिका में 27वीं शब थी और आज यहाँ कराची में भी है, पाकिस्तान में है। और उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और पिछले एपिसोड में वो एक सवाल था जिसमें वो एक खातून थी जिनके 5 बच्चे थे। आई थिंक आई वेंट मैं थोड़ा सा कैरिड अवे हो गया था इन माई रिस्पॉन्स टू हर, बट माई एंगर वॉज नॉट डायरेक्टेड टूवर्ड्स हर। बट वो एंगर इसलिए था बिकॉज आई कुड सी अ लाइफ पोटेंशियल डिप्रिवेशन, क्योंकि मैं खुद एक बड़ी लार्ज फैमिली से ताल्लुक़ है था, आई मीन है। लेकिन व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, because they weren't things weren't financially well planned or thought out, so हमने एक बहुत लंबी ज़िंदगी बहुत छोटी छोटी चीज़ों की डिप्रिवेशन में गुजारी थी। मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है जब मैं इस तरह की चीज़ देखता हूँ या कि इस किस्म की कोई इरिस्पॉन्सिबिलिटी नज़रों से गुजरती है, बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली मेसी। जब आपके पास एक चॉइस हो कि आप स्कूल 2 रुपये लेके जाओ या चाय में दूध ले लो, आई मीन ये चॉइसेस तक हुआ करती थी, तो वो टाइम भूलता नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, नाउ वी आर वेल आउट ऑफ दैट सिचुएशन, मगर वो टाइम भूलता नहीं है अभी भी। और अभी भी मैं अपनी एसोसिएट से डिस्कस ही कर रहा था पुरानी बातें। तो जब मैं इस तरह की सिचुएशन किसी की देखता हूँ या पोटेंशियली होते हुए, तो मुझे बड़ा एहसास होता है। और उस एहसास में ही वो शायद एक थोड़ा सा गुस्सा था, नॉट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द लेडी इन पर्सन बट ओवर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन दैट कुड पोटेंशियली हैपन। जब एक बच्चा छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब आपको तरसना पड़ता ना कि ज्योमेट्री बॉक्स नहीं मिल रहा होता, या कलर पेंसिल का सेट नया नहीं ले सकते क्योंकि अभी पैसे नहीं हैं, तो वो आपके बहुत सारे छोटे 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 ख्वाब मरते रहते हैं ना, तो फिर एक बड़ा ख्वाब जिसने वो छोटे छोटे लेगो के पीसेस जुड़ने होते हैं और एक बड़ी सी खूबसूरत पिक्चर आनी होती है, तो वो रह जाती है। एंड ऑब्वियसली इट लीव्स अ मार्क ऑन योर पर्सनैलिटी फॉर एवर एंड एवर। आई मीन नाउ थिंग्स आर फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, बट लाइक वो चीज़ अभी भी जहन से नहीं निकलती। तो ये वजह थी। बट खातून की ईमेल भी आई थी, मैंने उनसे वहाँ भी अपोलोजाइज़ किया एंड शी हैड रिक्वेस्टेड नॉट टू मेंशन दैट ईमेल, बट मैं यहाँ पे भी पब्लिकली अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ। बट माई एंगर वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स हर, और मैं ख्याल करूँगा कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। सो मूविंग ऑन, इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/ganjiswag, और ईजी पैसा और जैज़ कैश में भी आप कर सकते हैं। खैर, स्टूडियो की अपडेट, स्टूडियो pretty मच रेडी हो गया है। एक आध शूट हमने की है, वो ईद के बाद हम रिलीज़ करेंगे। सो या मैन, बहुत खर्चा हो गया। और अब बहुत सारा इक्विपमेंट लेना पड़ा, बिकॉज नाउ वी हैव 1 2 3 स्टूडियोज़। तो बार बार यहाँ से लाइट उतारो वहाँ लगाओ, वहाँ से उतारो वहाँ लगाओ, इस चीज़ से जान छुड़ाना चाह रहे थे। सो अब मल्टीपल स्टूडियो, क्लिक ऑफ अ बटन, मतलब यहाँ पे करनी बटन दबाए ये स्टूडियो रेडी, वहाँ पे करनी बटन दबाए वो। सो काफ़ी टाइम सेविंग हो गया। खैर, आज की पहली ईमेल, अ कंडीशन इन मैरिज। सलाम जुनेद भाई, होप यू डूइंग वेल। आई वांट टू मैरी अ गर्ल हु वांट्स टू डू अ जॉब, बट आई डोंट वांट हर टू डू अ जॉब in men working environment, and instead I want her to do the business because I myself am from a business background and well of family, therefore I can provide each and every luxury and can give her the best of the life. I know it's her basic right, but I'm no one to stop her from doing a job. But how do I change my mind? I always get convinced by your opinions, so I want you to please tell me what should I do. Secondly, yes, I don't want her to work in a men working environment, because I think when I'm here working for both of us, then why she needs to go on a job and work between men when we are living a good life? And plus, if she does a job, her working hours might not be flexible, but in business they can be. Therefore, if I want to take her on lunch, and I just can't cause she's on job. I just don't want this. आखिर एक बंदा अपने बीवी बच्चों के लिए ही तो कमाता है. However, if she's working online with flexible hours or part-time job, I'm good with it. मुझे समझ ही नहीं आया सवाल। देखें भाई, सीधी सीधी बात है, आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं आप उसी टाइप की खातून से शादी करें। ये जो आपने कहा मेन वर्किंग एनवायरनमेंट में जॉब नहीं करने दे रहे लेकिन बिजनेस कर ले, तो बिजनेस भी तो मेन नहीं करना है, एलियन ने तो नहीं आके करना। ये अब आप सोच निकाल दें कि जी मर्दों के बगैर या औरतों के बगैर आपको एक दुनिया मिलेगी फ़िल्टर्ड, जिसमें आप सारी चीज़ें भी कर लेंगे और किसी से वास्ता भी नहीं पड़ेगा। तो ये इंसान अपनी बाउंड्रीज़ खुद सेट करता है। अब आपको
अगर आपकी बाउंड्रीज सेट हैं एंड इफ़ यूर स्टर्न, तो आप 1000 मर्दों के बीच में भी काम कर लें, मजा ले किसी की कोई कुछ करे। मगर अगर आप जो हैं इफ़ यू डोंट पुट पीपल ऑन देयर प्लेस, तो चाहे एक भी हो तो दैट्स इनफ टू डू द डैमेज। दूसरी चीज़ ये है कि भाई यहाँ देखो, उनका आपने जो बोला ना कि मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो उनका मसला प्रोवाइड करवाना नहीं है। मकसद ये नहीं होगा, कुछ लोगों का होता है ये ख्याल कि भाई हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की है और सब सेल्फ सफिशेंट होना चाहते हैं, एंड वाई नॉट। मैं सबको यही कहता हूँ कि भाई अपना काम, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अपने हाथ में रखें। तो ज़ाहिर है उनकी भी यही ख्वाहिशात होंगी, उनकी भी कोई कंट्रीब्यूशन रहे जितनी भी हो। अब आपने कहा आप एक वेल ऑफ बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ है, मगर फिर वो अपने आप को शायद इस तरह फील करती हूँ कि भाई मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है घर पे। ऐसे आपको बहुत मिल जाएंगे जिन्होंने घर पे बैठना है, तैयार होना है, ब्रंच पे जाना है दोस्तों के साथ, बड़े बड़े बैग टेबल पे रखने हैं और सेल्फियाँ खिंचवानी है और अपने हस्बैंड्स की बुराई करनी है। बहुत मिल जाएगी आपको। तो अगर आपको नहीं चाहिए वर्किंग वर्किंग हाउस या वर्किंग वुमेन, तो आप ना ढूंढें वो। ये ऐसे ही होता है ना, जैसे अक्सर ईमेल्स आती हैं कि जी वो मैं शादी कर रहा हूँ बट मैं चाहता हूँ मेरी बीवी हिजाब करे। तो भाई हिजाब वालियाँ भरी पड़ी हैं, आप किसी उनसे कर लें, किसी मजहबी घराने की लड़की से कर लें जो ऑलरेडी हिजाब में हो या ऑलरेडी बुर्का पहनती हो या ऑलरेडी कवर करती हो। तो यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट भाई। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि भाई ये मैंने मुझे इस टाइप का चाहिए, अब इसको मैंने चेंज करना है और मैं सब कर तो रहा हूँ। ये ना करें। आपको बहुत मिल जाएंगी हु वुड बी वेरी हैप्पी कि वो सारा दिन घर पे बैठे हैं, मासियों को ऑर्डर दें कि तू ये कर, तू वो कर, तू वो कर, और वो ऑनलाइन शॉपिंग भी करें। ठीक है ना, हर कमेंट, हर जहाँ पे क्या वो शॉपिंग ग्रुप्स होते हैं ना, कोई भी आइटम आता है नीचे कमेंट आता है पीपी, प्राइस प्लीज़। वो पीपी पीपी करती रहेगी सारा दिन। ठीक है ना, फिर आप आ जाएंगे, आप पीपी लेके आप आ जाएंगे घर, समझ रहे हैं। तो आप ऐसी कोई खातून ढूंढ लें भाई जिनसे आप जॉब नहीं करानी। ज़रूरी है किसी को पकड़ना है उसको चेंज करना है, या तो खुद चेंज हो जाओ। अगर चेंज करने का ही शौक है और आप समझते हो इंसान चेंज हो सकता है, तो अपने आप को कर लो चेंज। नहीं कर सकते तो देन डोंट गो फॉर अ पर्सन जिसको जॉब करनी है। और ये वाली बात कि अगर उसको लंच पे लेके जाना हो, भाई अल्लाह पता नहीं भाई कौन से ऐसे हस्बैंड होते हैं जिनको ख्याल आता है लंच पे बीवी को लेके जाना है, काम छोड़ के लंच पे जाना है। ठीक है भाई, जाएँ जाएँ एंजॉय करें। लेकिन ये कि भाई सीधा सीधा मशवरा है, किसी ऐसी से कुछ किसी ऐसी को ढूंढ लो जो आपके मुताबिक हो। किसी को मरोड़ने तोड़ने मरोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन सेज फैमिली इज़ अ कर्स वी आर फोर्स्ड टू रिस्पेक्ट। Jim bhai, please don't mention my name as my family is a frequent viewer and they won't tolerate it. I'm a big fan, always watch your videos to get some motivation out of it. You're really inspiring character to me. Keep up the good work. Thank you. The reason of this message was depression and anxiety, which I'm holding up since many years now. I'm 22, living in Karachi. I've always been interested into business and entrepreneurship. Also succeed in few. My life is full of miserable experiences and worst case scenarios. When I was 5, my blood brother sexually harassed me and I was victimized more than once. The incident, when came to my mother's knowledge, she never took any action because she thought my father would kill my elder brother and she'll lose the eldest child of the family. I had to stay quiet on that case. My parents didn't have a very healthy relationship. My father used to drink and abuse my mother, and she also remained quiet. Another brother who was living in the same circumstances attempted suicide at teenage. I experienced all of this at a very early stage of my life. This all experiences led me to depression. However, I tried to overcome and focus on career. I tried many times to focus on study but always failed. Even I failed my O levels twice and passed all the subjects at the third attempt. While I was failing in studies, I managed to get a job and study myself as it could be more motivational. At 16, I got a job from a private company for sales and I really succeeded in sales department. At 18, I was earning around 1 lakh average. Very good. I used to play video games professionally and earn money from it when it wasn't common in Pakistan. I had enormous dreams, decided to have my own business and succeed with that. At 20, I didn't want to study anymore because I already made assets. I thought I have much potential to achieve the mark. However, in lockdown, the tables turned. I couldn't go out and I used to see my parents fight every day. The brother who harassed me was abusing his wife every day. My home was a chaos which I couldn't handle. I literally locked myself in a room smoking cigarettes every day,
thinking about suicide because I couldn't handle the environment. 4 to 6 months from lockdown, I was so demotivated and afraid of any type of human interaction that I attempted suicide. All the thoughts were approaching my mind, and again, it was nearly impossible to ignore. I don't know how I lived at that time. Maybe Allah may have planned something for me. With the hope of Allah, I survived the lockdown, and when I came back into earning money, I couldn't perform anything. I tried so hard to do something, but anything I do, I couldn't stay consistent in it. I used to work, but somehow felt low and locked myself again. It's been 2 years now. I think I'm totally finished. My life is over because of this. I read a book where it stated that to be successful, you have to take responsibility of your own life and don't blame someone. But I don't understand how can I do this. Life seems so finished at this point that I don't know whether to live or to die. It feels like all my goals, vision, objective of life are dead. I'm just a human alive. I consulted a psychologist and the advices were useless to me as I couldn't stay consistent in anything now. I really need a brotherly advice from you, Junaid Bhai. I want to make myself productive again. I'm just hopeless. I would really appreciate it for your kind response. Thank you. Thank you so much for this email. Um you're 22, living in Karachi, और आप 18 में भी 1 लाख रुपए कमा ही रहे थे. So clearly you have the knack of 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 making money, which is great. ये बहुत से लोगों में 30 साल की उम्र तक भी नहीं होता. So you're already way ahead of a lot of people. I mean, imagine हम 3 करोड़ के शहर में रहते हैं, कितने 18 साल के बच्चे 1 लाख रुपए कमा रहे हैं. जस्ट गो टू एनी चाय का ढाबा रात में और देखो वो जो लूडो खेल रहे होते हैं या जो स्केचर्स खेल, नथिंग अगेंस्ट दोज गेम्स, मतलब लाइक बट जस्ट लाइक एक टेबल की वाइब फील हो जाती है. आप चाय के होटल पे बैठे हो ना, आप एक नज़र देखते हो ना एक टेबल पे, आपको वाइब समझ आ जाती है कि क्या चल रहा है. तो ये मैं रोज़ देख रहा होता हूँ, ठीक है ना. वेरी अनइंस्पायरिंग पीपल ऑल अराउंड, ठीक है. सो you're गुड एट दैट. what you need is focus. लॉकडाउन ने ना वैसे बहुत सारी चीज़ें ख़राब की हैं. I'm not gonna deny that. It could be relationships, marriages, could be friendships, it could be work ethic. अब बहुत से लोग जो वापस वर्क फोर्स में जा रहे हैं, देव पहले वर्क फ्रॉम होम डिफ़िकल्ट हो रहा था, बट सम पीपल, स्पेशली पीपल हु आर इंट्रोवर्ट, दे वर रियली हैप्पी वर्किंग फ्रॉम होम. नाउ दैट द ऑफिसेज आर कॉलिंग देम बैक, बिकॉज दुनिया को रियल स्टेट कंपनीज चलाती हैं और रियल स्टेट कंपनीज डूब रही थी, बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में मैनहट्टन में कौन ऑफिस लेगा, शार फैसल में कौन ऑफिस लेगा. अगर सारे वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे तो रियल स्टेट तो क्रैश हो जानी थी. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. सो नाउ दे कॉलिंग पीपल बैक, और पीपल आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट, रियली डिफ़िकल्ट. सो लॉकडाउन यार, एक तो आई मीन ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड एंड ऑफ ऑल द टाइम्स, वी वर द जनरेशन दैट हैड टू फेस इट. मुझे तो लॉकडाउन याद भी नहीं आता, एंड फॉर मी इट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एज वेल, बिकॉज आई हैड literally had a baby, and then I was not accustomed to an environment where I have to raise a child, and then that too in a lockdown in a small house, that too away from Pakistan. और सिगरेट पीने के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ता, बिकॉज आई हैव अ रूल कि मैं आई हैड अ रूल, अब तो खैर मैं आई डोंट स्मोक, कि घर में नहीं पीऊँगा ताकि बच्चों को वो नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो. मैं आई डेंट वांट देम टू बी कंफर्टेबल कि हाँ जी धुआं आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि फिर ऐसे वो भी उठा लेंगे. बिकॉज मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त, उनके वालिद साहब उनसे सिगरेट मंगवाते थे, तो वो डब्बी में से 2 खुद भी पीता था कि यार अब्बा पी रहा है कुछ तो होगा. समझ रहे हो, बाप सुपर हीरो होता है. तो वो इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम. लॉकडाउन इंडीड रियली रियली मेस्ड अस अप. काफ़ी तो इररिपेयरेबल, बट देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. काफ़ी चीज़ें इररिपेयरेबल हो गई. फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप्स, बहुत से लोग एक दूसरे को कुछ ज़्यादा ही जान गए. वरना तो ये होता ना, आप 8-10 घंटे घर में ही नहीं है तो अगला एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाता आपको, या आप उनको नहीं कर पाते. खैर, फॉर बेटर और वर्स. सो व्हाट यू नीड नाउ इज़ फोकस. और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो चीज़ें सर्कमस्टेंशियल हैं वो लाइक रीड अप ऑन स्टोइसिज्म. यूट्यूब पे मटेरियल भरा पड़ा है, मार्कस ऑरेलियस और ये सारी चीज़ें. इट हैज़ हेल्प मी अलॉट. आई मीन आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उससे पता है क्या होता है, जो सर्कमस्टेंशियल चीज़ें
या मुसीबतें आफतें आ जाती हैं ना, उसको उससे डील करने में बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि वो आपकी डूइंग नहीं थी। एक तो होता है ना, आपने कुछ किया एंड देन यू लेट अ नेगेटिव एनर्जी आउट इन द यूनिवर्स एंड देन karma हिट्स यू बैक। तो वो तो आपकी डूइंग है कि आपने कभी किसी के साथ ज़्यादती की, माली ज़्यादती या किसी भी किस्म की, एंड देन हो हम देखते भी हैं कि लोग दुनिया में ही भुगत रहे होते हैं उस चीज़ का। इसमें तो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं यार, अब जैसे कल रात को मैं और मेरी बेगम जो है खाना खा के आ रहे थे, आराम से गाड़ी चला रहे थे फेज़ 8 पे, और दो गाड़ियाँ, मैं अभी वो फुटेज भी देख रहा था, बट वो थोड़ी सी ब्लरी थी क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा था, तो वरना मैं ज़रूर डालता इंस्टाग्राम पे। दो गाड़ियाँ 200 की स्पीड से हमारे बराबर से गई हैं, वन बाय वन। और वो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, बच्चे क्रॉस कर रहे होते हैं, कुत्ते भी घूम रहे होते हैं, बट लाइक नो रिगार्ड, कंप्लीट डिसरिगार्ड टू एनीवन। मैं यही सोच रहा था, अगर ये गाड़ी ज़रा सा यूँ होती तो मैं और मेरी बीवी कहाँ जाते। बेल्ट तो पहनी हुई थी, लेकिन अगर 200 की स्पीड से गाड़ी लगेगी तो समझ रहे हैं ना, वो भी पाकिस्तान की असेंबल्ड गाड़ियाँ जो फ़ौरन चकनाचूर हो जाती हैं। तो अब इसमें हमारी कोई रॉन्ग डूइंग नहीं थी, हम तो घर आ रहे थे, सर्कमस्टेंशियल चीज़ें हो जाती हैं, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। गुस्सा ज़रूर बजाने होना चाहिए और होना होता भी है, मगर उसको एक वक्त के बाद छोड़ देना चाहिए। थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू यू, सॉरी टू हेयर दैट, and things that are happening around you. It's not your doing. If your father is an alcoholic, he abuser, I mean that's him, man. I mean that's not you. या अगर आपका भाई अपनी बीवी से लड़ता रहता सारा दिन, that's his problem, not yours. Your I won't even call it problem. Your situation is कि आपको उस घर में रहना पड़ा. So what I would really suggest कि listen to your therapist. Consistency is the key. मैं आप मेरी जितनी भी वीडियोस देखें, उनका अगर आप क्रक्स निकालें तो वो यही है, परसिस्टेंस ओवरकम्स रेजिस्टेंस। मैं ये हमेशा कहता हूँ, और कंसिस्टेंसी ही आपको आगे लेके जाती है। बहुत से लोग जो हैं शुरू करते हैं एंड दे गो हाफ वे, देयर लाइक यार मे बी आई एम नॉट कट फॉर इट। अ लॉट ऑफ पीपल गिव अप, अ लॉट ऑफ पीपल गिव अप। मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूँ, मैंने 2010 में मैंने स्टैंड अप शुरू किया, 2012 में मैंने पहली वीडियो आई, 2016 तक मैं 1 रुपया भी नहीं कमाया था इन दोनों कामों से। ये अगर मैं यही सोच के रुक जाता 2015 में, यार मैं 5 साल ज़ाया कर दिए, पैसे तो है नहीं, तो फिर आज ये नहीं होता। तो ना कंसिस्टेंसी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है, मगर ये जानना होता है, बिलीव भी करना होता है कि हाँ यहाँ से आएंगे, ये भी नहीं कि बस गलत पे लगे हुए और आ ही नहीं रहे, फिर तो नहीं आने। खैर, सो लिसन टू योर थेरेपिस्ट, बी कंसिस्टेंट, एंड तीसरी ये कि वो लाख रुपए वाला सीन दोबारा शुरू करें, सो दैट यू कैन पोटेंशियली मूव आउट। जो लिसनर्स जो सुन रहे हैं, हम लोग अपने पड़ोस में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, घरों में रहते हैं, नॉट नोइंग कि पड़ोस के घर में क्या चल रहा है। इस तरह की स्टोरीज़ इतनी कॉमन है, आपकी सोच है, मगर आपको लगता है यार वो हाजी सैफुल्ला साहब जो हैं साल में 2 बार उम्रे करते हैं, तो बहुत अच्छे हैं, उनका घर भी, बीवी भी अच्छे से मिलती हैं लिफ्ट में, बच्चे भी शरीफ गर्दन नीचे करके चले जाते हैं स्कूल कॉलेज। यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड। ऐसे ही है भाई, घरों के अंदर क्या क्या कहानी चल रही है कुछ पता नहीं है आपको, और ऐसे घर भरे पड़े हैं यहाँ पे। अभी ये जो कराची में जो चल रहा है, लड़कियां गायब हो जाती हैं, देन दे रिसर्फेस एज कि वो शादी कर ली, वो दुआ जहरा का भी एक केस था, मैंने उस पर वीडियो बनाई नहीं। एक तो होता ही है कि कोई भी वाक़या होता है फ़ौरन इनबॉक्स भर जाता है वीडियो बनाए, मैं हमेशा वेट करता हूँ 1 हफ़्ता, क्योंकि चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, कुछ और निकलता है, जैसे कि वो मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या था, राइट। तो उसमें अगर तो मैं वीडियो बनाता तो मैं ये कहता कि यार हमने अपने घरों का माहौल इतना अजीरन किया हुआ है अपने बच्चों के लिए कि वो भागना प्रेफर कर रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, तो उनको जहाँ से कोई होप मिलती है वो भाग जाते हैं। सो लाइक घर बहुत टॉक्सिक है हमारे यहाँ, और जब हमारे घरों में लोग खुश नहीं है तो बाहर खुश नहीं हो सकते। लोग अपने बेडरूम में खुश नहीं है यार, इनकम्पैटिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, अरेंज मैरिजेज़ हैं, पता ही नहीं अगला कैसा है, मामलात में कैसा है, बातचीत में कैसा है, दूसरी चीज़ों में कैसा है। फिर अब आप कोस रहे हो अपने आप को यार कि कहाँ फंस गया मैं, एंड देन आप यू कम होम टू, आई मीन योर होम इज़ योर हम्बल अबोर्ड। अगर आप घर आके और मज़ीद डिप्रेस हो रहे हो एंड यू आर चूजिंग टू स्टे आउट,
चूजिंग टू स्टे एट वर्क लेट एंड चूजिंग टू ड्राइव अराउंड कि यार घर जाऊँ ताकि कम से कम इंटरेक्शन हो ताकि मैं सो जाऊँ. दैट्स नॉट अ लाइफ टू लिव मैन. इस तरह के बहुत से लोग जी रहे हैं. क्योंकि घर खुश नहीं है और ये घर भी खुश नहीं है जो ईमेल आई है. मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि लिसन टू योर थेरेपिस्ट एंड बी वेरी रेगुलर विद योर थेरेपी. मैं इफ़ यू आस्क माई थेरेपिस्ट, आई एम ऑलवेज ऑन टाइम. 1 मिनट भी मिस नहीं करता, हमेशा टाइम पे बैठा होता हूँ. दैट शी फाइंड्स इट वेरी impressive, but then that's how I am in different matters of life as well. But therapy is something, it's the best place I spend my money on. I spend my money on a lot of things. मैं बार बार ये बात कहता हूँ. तो जो भी लोग सुन रहे हैं, whatever you guys are going through, do consider that. कोशिश करें, try to get back to the working mode, try to start making money, and then क्योंकि पैसा ही आपकी इंडिपेंडेंस गारंटी करेगा, nothing else. वरना कहाँ जाओगे, क्या करोगे? तो योर स्किल, योर आर्ट, योर टैलेंट इज़ गोइंग टू बी योर सैल्वेशन. जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप जिस इस किस्म की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या किसी बैड मैरिज में हैं, या आप बस एक घर में रहते हैं जहाँ पे टॉक्सिसिटी बहुत है, माँ बाप लड़ते हैं, बर्तन चलते हैं, जूते चलते हैं, गालियाँ चलती हैं, या मार कुटाई बहुत है, या सेल्फ हार्म बहुत है, या ये योर ओनली आई मीन आई विश यू कैन सॉल्व इट, बट लाइक 6 लोगों को कौन सही करेगा भाई? एंड इट्स नॉट योर जॉब कि आप सही करें उनको. हाँ, यू कैन इंटरवीन एंड लाइक टॉक टू देम, बट पीपल आर हु दे आर मैन. तो अक्सर व बेशतर गिव अप भी करना पड़ जाता है. आई मीन सो योर मनी इज़ गोइंग टू बी योर सैल्वेशन. तो पैसे बनाएं and then try to get out of the situation and maybe then intervene. And like once you're out of the loop ना, तो फिर आपको ज़्यादा you'll see a different picture. Perspective change हो जाएगा ना. तो try that. I mean, this is what I would suggest. Otherwise, आप जहाँ रह रहे हो, I mean, your abuser is literally on the same dinner table. I mean, it's triggering, it's everyday triggering. तो वो आपका फोकस शिफ्ट कर रहा है, एंड इट्स मेकिंग यू एंग्री पोटेंशियली, एंड इट्स मेकिंग यू सैड, एंड इट्स मेकिंग यू कर्स योर सेल्फ. ऐसे भी होता है कि लोग अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं. आई डोंट वांट यू टू बी दैट सिचुएशन. अल्लाह ना करे आप उस सिचुएशन में हो. बट दिस इज़ व्हाट पीपल आई मीन रिजॉर्ट टू, क्योंकि देर लाइक सो हेल्पलेस कि वो दे रिजॉर्ट टू ब्लेमिंग देमसेल्व्स कि मुझ में ही कोई गलती थी, या मैंने ही गलत. सो ट्राई टू गेट बैक टू द वर्किंग लाइफ. पढ़ाई अगर कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है. छोड़ो नहीं ये सोच के कि पैसे आ रहे हैं, अब देखो अब नहीं है ना पैसे, तो फिर तो ऐसे नहीं करते. कोशिश करो, पढ़ाई भी करो और सेल्फ फाइनेंस करो, एंड देन लिव ऑन योर ओन टर्म्स मैन. मेरा यही मशवरा है. आपको अपना ख्याल रखना, एंड आई होप things get better for you. Thank you. All right, next one says lack of confidence in interviews. अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, मैं 2012 से डिफरेंट स्मॉल कंपनीज़ में काम कर रहा हूँ. बेसिकली मैं एडमिन संभालता हूँ. मेरा मसला ये है कि मुझे इंटरव्यूज़ के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह से कॉल्स आती हैं, लेकिन जितना अच्छा काम मुझे आता है मैं इंटरव्यूअर को बता नहीं पाता, और बाद में मुझे खुद याद आता है कि मैंने अपना इंपॉर्टेंट स्किल तो बताया ही नहीं, और शायद इसी वजह से मुझे ऑफर्स भी नहीं आती. मेरे 6 इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, बट ऑफ़र कहीं से भी नहीं आ रहे. आप प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मैं अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाऊँ. इन शॉर्ट, ऐसा क्या करूँ कि मेरी सिलेक्शन हो जाए. मेरी सिलेक्शन हो गई है. जनरल प्रॉब्लम, रिस्क. मेरी 3rd क्लास कंपनी, एक स्टील कंपनी है, काम किया है. वहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, और बार बार मैनेजर्स चेंज होते रहते हैं. कभी कोई कर्नल साहब, कभी कोई मेजर, और ये लोग कंपनी एम्प्लॉयज़ को भी फ़ौज की तरह समझते हैं. जो भाई अप्रॉक्स सारी कंपनीज़ में रिटायर्ड मेजर कर्नल को ही प्रेफर किया जाता है. आप बताएं सिविलियन कहाँ जाए? सिविलियन भी फ़ौज में जाए, क्या करें? अच्छा, ये जनरल प्रॉब्लम इन्होंने बताया. पहला प्रॉब्लम तो ज़ाहिर है कि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस की कमी. भाई इंटरव्यू ज़ाहिर है आप इस तरह देख रहे होते हो कि यार ये हम मुझे नौकरी अगर मिल जाएगी, आपके ख्वाब होते हैं, एस्पिरेशंस होती हैं. आप ये सोच रहे होते हो यार अगर ये ₹1,00,000 वाली सैलरी या 1.5 लाख वाली मिल जाए तो ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा. फिर आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप बहुत सारे ख्वाब उसके साथ जोड़ लेते हैं ना, कि अगर इस कंपनी में नौकरी मिल गई तो यहाँ तो लंच भी नहीं लाना पड़ेगा, क्योंकि ख़ुद लंच कराते हैं. ये भी इंसेंटिव होता है कुछ लोगों के लिए. ये लोग गाड़ी भी दे देते हैं, या फिर ये कि सैलरी पिछली वाली से डबल है.
तो वो चीज़ें ना एंग्जाइटी बढ़ा देती हैं। रिलैक्स होके जाएं और ये सोच के जाएं कि ये चीज़ें तो आप हमेशा डिज़र्व करते थे, यही तो मिलनी थी मुझे, ये तो मैं गलत जगह बैठा हूँ। जब आप में ये कॉन्फिडेंस होगा ना कि हाँ मैं तो डिज़र्विंग हूँ, तभी तो भाई, तभी तो बुला रहे हैं आपको। उनको ये लगता है कि आप यहाँ शायद डिज़र्व करते हो, तभी तो आपको बुला रहे हो और कंसिडर कर रहे हैं। अब वो फिर जज करते हैं आपकी इंटरव्यू स्किल्स पे और आपकी बैकग्राउंड पे, आपकी एक्सपीरियंस पे, और वहाँ आके जो है ना आप थोड़ा सा घबरा रहे हो। आप जब माइंड में ये बना लो कि मैं डिज़र्व ही यही करता हूँ और मैं खुद गलत जगह बैठा हूँ, आपकी टोन ही चेंज होगी। जब आपको फॉर एग्जांपल, इसकी मिसाल ये है कि बहुत सारी बाइकें खड़ी हुई हैं, अ, बहुत सारी मोटरसाइकिल खड़ी है ज़ैना मार्केट में, ठीक है, और वहाँ पुलिस भी खड़ी है, ठीक है, वहाँ पे एक बाइक चोरी की है, ठीक है, और पुलिस बस वहाँ खड़ी है और आपकी बाइक भी वहीं खड़ी है जहाँ पे रश लगा हुआ है। लेकिन चूंकि वो आपकी अपनी बाइक है, ज़ाती बाइक है, आपने खुद खरीदी और आपकी जेब में उसका रजिस्ट्रेशन भी है, आप कॉन्फिडेंस से जाते कि नहीं है भाई मेरा सामान है, हट आगे से। पुलिस वाले को भी बोलते हो, रेंजर्स वाले भी बोलते हो, भैया ज़रा साइड पे हो, अपनी बाइक निकालनी, तुम अपना काम काम करते रहो। वाई? बिकॉज यू नो दैट्स योर राइटफुल थिंग, ये आपकी चीज़ है भाई, समझ रहे हो ना। या जैसे वो अक्सर शादियाँ होती है ना, हस्बैंड वाइफ अलग अलग होते हैं, तो आप कैसे धड़ल्ले से घुस जाते हो, भाई ज़रा टिंकू की अम्मी को बुलाएं, आपको पता है भाई आपकी बीवी है, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। ऐसा ही है ना, कॉन्फिडेंस से जाते हो, धड़ल्ले से जाते हो, भाई मेरी बीवी है, मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, शबीर भाई जाएंगे क्या। तो इसी तरह आप जब जॉब के लिए जाओ, मैं तो ऐसे ही करता था कि हाँ मैं तो डिज़र्व करता हूँ तभी तो बुला रहे हैं, वरना क्यों बुलाते, समझ रहे हैं। डिज़र्व करता हूँ हाँ, बस उनको पता नहीं है कि क्या मैं करता हूँ कि नहीं। यही काम मुझे मेरा काम उनको ये समझाना है कि ये मेरा ही है भाई। जब आप इस कॉन्फिडेंस से जाओगे, अच्छा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना, ये भी नहीं कि ज़्यादा पेल दिया, वो बोलेंगे निकल इधर से, क्या है ऊपर से क्यों आ रहा है। बैलेंस में रह के करना है और इस तरह सोच के जाना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे, ना ही करेंगे ना, मार तो नहीं देंगे, गोली तो नहीं मार देंगे ना, बोरी में तो नहीं बंद करेंगे ना, डंडे तो नहीं मारेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा ना ही करेंगे ना, बट ठीक है कोई मसला नहीं, खल्ली बल्ली। ये एटीट्यूड लेके जाओ तो आपको कभी भी नहीं होगा। और जब भी इंटरव्यू पे जाओ ना, अच्छा वो अक्सर ये भी करते हैं, तो वो लड़की बिठा देते हैं। हमारे यहाँ लौंडे थोड़े से ज़रा घबरी हो जाते हैं, लड़की बैठी हुई हो, अगर ज़्यादा खुश शक्ल भी हो तो और हो जाते हैं घबरी, ठीक है ना। तो वो कंफ्यूज करने के लिए बिठाए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ने। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी वन हु इज़ इन दी HR और एनी इंटरव्यू प्रोसेस, मगर ये यूज़ होता है टूल। आई मीन मुझे अभी का प्रैक्टिस नहीं, मैं 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मैं नौकरियाँ लेने जाता था। तो वो एक बार मैं एक जगह गया था, वहाँ खातून ने कोई सवाल ही नहीं पूछा, उनका बस काम ही था कि वो बस देखती रहे। अब या तो मेरी बॉडी लैंग्वेज लर्न करी थी या क्या था, बट ये कि मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा था ज़रूर, ऑब्वियसली आदत नहीं है ना कि खूबसूरत लड़की देखे इतनी देर आपको। एनीवे पॉइंटलेस बात है। तो आप जो है ना बस कॉन्फिडेंस से जाएं और कोशिश करें चीज़ें याद करके जाएं कि मैंने 6 चीज़ें बतानी हैं, और जब बताया ना तो उंगली पे गिनते रहें साइड में नीचे टेबल के नीचे कि भाई मैंने फ़लानी जॉब की है, फ़लाना प्रोजेक्ट मैंने चलाया था, फ़लानी इसमें ये किया था, उसमें मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन 4 हो गई, 2 रहती हैं। इस तरह करके आपने बतानी है। घबराना नहीं है भाई, आपने घबराएं नहीं, सीधा जाएं, आपकी चीज़ है और धड़ल्ले से मांगे। मांगने से मिलता है भाई, ऐसे नहीं मिलता कि भाई मैडम प्लीज़ दे दें मेरे को जॉब, ऐसे करोगे नीचे से नहीं आना, ज़्यादा ऊपर से भी नहीं आना, ठीक है कॉन्फिडेंस से जाएं। क्या है दूसरा जो आपने जनरल प्रॉब्लम लिखा ना, तो वो जनरल प्रॉब्लम ही है पाकिस्तान का कि भाई वो जहीं कहीं भी जाएं तो मैनेजर कर्नल या मेजर ही होता है। तो सर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया में जब हम रहेंगे तो फिर यही है, और ये इसके साथ ही रहना है, इसके साथ ही चलना है, ये हमारी एक रियलिटी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इस पर ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते। कल ही एक वीडियो देखी, सफ़ेद वीगोज़ भी आ गई हैं अब, तो अब हम ज़्यादा इस पर जाएंगे नहीं, हम आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। ऑलराइट जी, नेक्स्ट वन इज़ अब्यूजिव पेरेंट्स। हेलो, आई एम 14 एंड आई लिव इन ABC सिटी इन अ वेरी गुड कंट्री, जहाँ लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं, बट लिव्ड मोस्ट ऑफ माई लाइफ इन जापान। चलो जापान कह देते हैं। माई फादर इज़ अ डेटा एनालिस्ट इन गूगल एंड माई मदर इज़ अ न्यूरोसर्जन। वाह। I'm the only child and I got no cousin or relative here to talk. Both of my parents are very strict and want me to be their trophy. They schedule my time and control every second of it. They want me to study in the field of data science, but I have interest in robotics and artificial intelligence. Oh man, जापान में रह के
ऐसे शौक नहीं होंगे तो कहाँ होंगे. They both are abusive and sometimes alcoholic. They often fight a lot, which is leading me to depression. There was only one person in my life which I used to talk. He was my father's friend's son, who was just the same age as mine and was from Pakistan. But lately in December, he committed suicide because of his parents pressurizing him. And now I'm feeling the same sensation and becoming suicidal day by day. Please, can you guide what should I do? How can I get out of this situation? Often it feels like I was just born because my parents wanted the Japanese nationality. First of all, thank you so much for your email. I did not realize कि मेरे फैंस की एज ग्रुप इतना वेरिएबल इतना वेरी करता है. सो दिस इज़ टू ऑल ऑफ माई ऑडियंस. अब आप देखें, दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट हाउस होल्ड. अगर आप बाहर से देखें कि जी फादर गूगल डेटा एनालिस्ट एट गूगल, मदर इज़ अ न्यूरो सर्जन, परफेक्ट कपल. इससे ज़्यादा परफेक्शन क्या होगी. बट लाइक बच्ची को ट्रॉफी बनाया हुआ है एंड लाइक बिल्कुल बांध के रखा हुआ है, ये करो ये नहीं करो, एंड फोर्सिंग हर टू बी समथिंग दैट शी डजंट वांट टू बी. सो मैं जब व्हेन आई यूज्ड टू परफॉर्म कॉमेडी इन दुबई, सो वहाँ पे हम ओपन माइक्स करते थे. सो दे यूज्ड टू बी अ लिटिल गर्ल सेम एज की, और वो कभी सिंगिंग करती थी, कभी वो परफॉर्मेटिव आर्ट्स परफॉर्मेटिव डांस करती थी, कभी वो क्लासिकल इंडियन करती थी, कभी वो. दैट किड डिड एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ. इम्प्रोव कॉमेडी भी किया, स्टैंड अप भी किया, सिंगिंग भी कर रही, वो सब कर रही है. एंड अ मदर इज़ लाइक हेलीकॉप्टर ऑन हर. और फिर वो ऑब्वियसली वी गॉट फ्रेंड्स, एंड देन फ्रेंड्स तो खैर नहीं, एक्वेंटेंस ही है, तो वो अभी भी फेसबुक में. अब वो अमेरिका चले गए हैं और मैं उस बच्ची को देख रहा होता हूँ, कभी वो रैपर बनी हुई होती, कभी क्या कभी क्या कभी क्या. और मुझे यही चीज़ फील होती है. मुझे लगता है वो बच्ची बहुत प्रेशर में है. वो बहुत मासूम सी बच्ची है, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत प्रेशर में है, बिकॉज उसको उसको कुछ बनाना है. शी हैज़ टू बी समथिंग. तो ये जो हैज़ टू बी वाला प्रेशर होता है ना बच्चों पे, इट कुड बी वेरी डिट्रीमेंटल. मैं ये सोचता हूँ, अगर ये सारा टाइम ये करती है, स्कूलिंग कब करती है. आई एम श्योर शी इज़ डूइंग दैट. लेकिन ये जो पेरेंट्स का ऑब्सेशन बन जाती है ना औलादें, दैट्स नॉट गुड मैन. दैट इज़ एब्सोल्यूट नॉट गुड. और हम यही देखते हैं कि बच्चे फिर भाग जाते हैं. अब इन्होंने जैसे बताया कि मेरा एक दोस्त था, द ओनली पर्सन आई कुड टॉक टू इवेंचुअली कमिटेड सुसाइड. सेम पेरेंट्स, मतलब उसके भी यही प्रेशर बहुत था. और जापान में सुसाइड रेट वैसे ही इतना ज़्यादा है, तो बच्चे जब अपने आसपास माहौल में देखते हैं तो वो यही समझते हैं कि मे बी दैट्स अ गुड गेट अवे. वो एक बहुत अच्छी वाइस की डॉक्यूमेंट्री है, सुसाइड फॉरेस्ट ऑफ जापान. सो माउंट क्योटो के नीचे जो फॉरेस्ट है, वहाँ पे लोग खुदकुशी करने जाते हैं. इट्स वेरी डार्क. और वहाँ पे ये जो यूट्यूबर कैंसिल भी हुआ था, जिसने फुटेज बना ली थी वहाँ पे लाशों की, दैट्स द सेम फॉरेस्ट. और ये आई मीन इट्स रियली सैड. बेटा मैं आपको ये बोलूँगा, आप तो जापान में हो, आई एम श्योर वहाँ पे काफ़ी इस तरह की चाइल्ड सर्विसेज होंगी. थिंक पीपल हु कैन हेल्प यू, पीपल हु यू कैन टॉक टू. हम पाकिस्तान होता तो क्या ही मैं बताता आपको, बट लाइक इफ़ यू आर लिविंग देयर, आई एम श्योर देयर आर लॉट्स ऑफ child support services that you can reach out to. You can reach out to a therapy or some sort of counseling. Maybe talk to your teacher in school. Maybe they can help you, because this is a very serious thing. Or life is beautiful. There's so much to look forward to. And when I was your age, मुझे लगता था मेरे सबसे बड़े एनिमीज़ जो है ना, मेरे फैमिली वाले हैं. बिकॉज दे यूज़ टू स्टॉप मी, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट. तो मुझे लगता था मेरे एनिमी हैं. बट लाइक लेटर इन लाइफ आई अंडरस्टूड कि ओके, प्रीटी मच स्ट्रिक्टनेस मेड सेंस, बिकॉज दे डिडंट वांट मी टू हैव अ रॉन्ग कंपनी, और लाइक कि नंबर्स अच्छे नहीं आए. तो वहाँ तक थोड़ा बहुत चलता है. बट लाइक इफ़ दे लिटरली टाइमिंग योर स्केड्यूल, एंड लाइक वो बिल्कुल जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के, बस हाँ 8 बजे जिम है और 9 बजे कराटे है और इसमें ये है और ये बॉक्स करके रख देते हैं, उससे बच्चे का चाइल्डहुड निकल जाता है. बच्चा फिर रोबोट बन जाता है. एंड दैट इज़ टॉक्सिसिटी टू अ ग्रेटर डिग्री.
But I can assure you, beyond all of this, there's so much to look forward to. And Japan is a beautiful country. Uh, I'm sure you must have traveled across the country. चेरी ब्लॉसम का सीज़न होता है टोक्यो में. आई रियली विश आई कुड कम देयर एंड सी दैट. मुझे इस साल आना था बट देन अभी तक वो कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटी नहीं थी जैन फेब में. बट ये कि आई विल कम नेक्स्ट ईयर. सो आई लव टू कम सी यू, मीट योर पेरेंट्स, ऐसे ही, यू नो. तो I hope you don't do anything to yourself. And life is amazing. It has so many opportunities. There's so many people that you will meet in life. They will inspire you, and they will show you the world in a way you probably never even perceived, because your perception is very nominal, and it's very limited because you don't have many friends or relatives. But I'm sure your family back home, if there is family back home in Pakistan, they really look forward to your company. Take a vacation, travel, meet your family back home. और मैं यही कहूँगा कि suicide is not the answer. It actually leaves people in despair. आप जब कोई बंदा सुसाइड करता है तो वो अकेला नहीं मरता, उसकी जो पूरी फैमिली होती है they die as well. They're living in this world, मगर ये कि they're living like robots, क्योंकि वो एक फीलिंग ख़त्म हो जाती है. Then they live a life of misery where they curse themselves every day, every night. Parents go past your room, they look at your things and they cry every day. And I'm sure you don't want to make your parents cry. You don't want to do anything that will make them curse themselves for the rest of their lives. I'm sure they're good people. Maybe unki priorities are थोड़ी सी messed up, and maybe they are trying to be very overprotective. There's a very fine line between being protective and being really toxic. So maybe उनको ये पता नहीं है. They can be like the data analyst at Google, they can be a neurosurgeon, but sometimes people don't know basics. I mean, I'm here telling people what to do, what not to do. I can't even make an omelette. So some people are not good at everything. No, not everyone is not good at everything. That's what I was trying to say. So I'm sure you're a wonderful person, and you don't want to hurt your parents, you don't want to hurt your family back home, you don't want to hurt your cousins. I'm sure you have your heart at the right place. I'm sorry to hear about your friend who committed suicide, or I will pray for him. और ये कि बट दैट इज़ नॉट द आंसर. आप उनके पेरेंट्स से ज़रूर बात कीजिएगा व्हाट दे आर फीलिंग एंड हाउ दे आर फीलिंग, और वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं. एंड देन ट्राई टू थिंक कि गॉड फॉरबिड इफ़ आई डू द सेम थिंग, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन टू माई पेरेंट्स. तो देन आस्क योर सेल्फ कि इज़ दैट द राइट थिंग और नॉट. एट 14 सबको सब जहर लगते हैं, मुझे भी सब अपने दुश्मन लगते थे. बट विद टाइम I understood कि they meant well for me, and all those sakhtiyan and all those choti moti punishment was meant for the betterment of my life, and it did. But ये कि talk to your teacher, talk to a counselor, ठीक है, उनके साथ आप शेयर करें. I'm glad you wrote to me, and I really hope you watch this episode. I'll make sure I'll write you an email. जैसे ये रिलीज़ होगी, I'll send you the link as well so that you get to see this. And we're all here for you. We're all like a family. If you have no one to talk to, like I'm like thrice your age, but like you can always email me. ठीक है, if you feel low, if you feel sad, don't think about suicide. I know it's very prevalent in the society where you're living, but it's not the right thing to do. It injures a lot of people. It just doesn't injure you. It hurts a lot of people, and I'm sure you don't want to do that. You're a wonderful girl, and I know you're gonna grow up and you're gonna make a transformer, and you're gonna do wonderful things in artificial intelligence. You're gonna
you're going to be the best in your school, and then you're going to be the best in your university and best in your city. And I can't wait to wake up one day and read the news on social media that this Pakistani descent Japanese girl made a new robot dog that can run as fast as a tiger. Won't that be awesome? You know? तो वो तभी होगा जब आप वो बनाएंगी. तो बनाने के लिए you have to stick around and you have to like थोड़ा बहुत मैनेज करनी होंगी चीज़ें. So if it's bringing you to a point that you find it difficult to breathe and you find it difficult to function, speak to your teacher, speak to your counselor, speak to your therapist if there is one, or get one, and they will try to intervene and tell your parents कि भाई ये ना करें, don't do these things, this is not the right way to manage things. So I hope they will. Knowing your father is a data scientist and mother is a neurosurgeon, so mother is already treating the brain, so I think she can pick it very quickly कि what's good for you and your future. ठीक है, तो ऐसा सोच नहीं लाइएगा दिल में. If you consider me as your brother, तो it's a request from me कि आपने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, and everything will fall into its place. You just have to allow time. ठीक है, वो हम फॉरन डिसमिसिव हो जाते, कोई काम नहीं हुआ, ओ मे बी इट्स नॉट मेंट फॉर मी. नो, फॉरन डिसमिसिव नहीं होते. वी अलाउ टाइम. यूनिवर्स ना अपने पेस पे चलती है. हम लोग जो है ना सोशल मीडिया पे तस्वीर डालते हैं, फ़ौरन लाइक्स आते हैं, सो वी अज्यूम कि दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, बट द वर्ल्ड वर्क्स इट एट इट्स ओन पेस. वो अपना टाइम लेती है पूरा. ठीक है, तो अलाउ टाइम फॉर योर सेल्फ एंड अलाउ टाइम फॉर थिंग्स टू फॉल इन द राइट प्लेस, एंड देन you'll be doing wonders inshallah very soon. ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना. बाय बाय. Alright, the next one says childhood traumas. अगर आपको पूरी थीम लग रही हो कि यार एक ही जैसे सवाल आ रहे हैं, it's because यही सवाल आए हैं आज. Assalamu alaikum Junaid bhai, I hope this email finds you well. I'm a huge fan of yours and I've been listening to your podcast for almost a year. Your podcast helped me a lot to shape myself into a better person and understand the complexities of life. Let me introduce you to myself. My first name is ABC and I live in Australia for the past 9 years. मेरी फर्जी कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, but I'm born and brought in Delhi. My mom is a former Pakistani and my father is from India. My mom and dad are first cousins. I have been to Pakistan so many times. My last visit to Pakistan was in 2010. Both my parents are true patriot towards their own country and I had suffered identity crisis throughout my life. I've been married for 10 years, alhamdulillah, and I have a 7-year-old daughter and I'm currently expecting my second child. जिस तरह आप अपने पॉडकास्ट में जिक्र करते हैं कि इंडियन लोग देख के या सरदार लोग देख के आपको ओवरवेलमिंग फेमिलियरिटी महसूस होती है, वैसा ही मेरा भी ये हाल है कि मैं जब पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स देख के एक आई गेट एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ फेमिलियरिटी. आप कराची से हैं, मेरी अम्मी भी कराची से हैं, कहीं आप मेरे डिस्टेंट कज़न ना निकल आएँ. I've been to Karachi and Lahore. Lahore gave me the exact same vibe of Delhi, of my hometown, and Karachi is more like Bombay. मुझे अपने कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं आपके साथ. मेरी वालदा मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत बायस्ड हैं. We were 3 siblings. I am the youngest one. मेरी एक बड़ी बहन who's 5 years older than me, और एक भाई है जो मुझसे 1 साल बड़ा है. मेरी अम्मी मुझे बचपन में मुख्तलिफ नामों से बुलाती थी. I had a very low self-esteem while growing up. My elder sister has always been my mom's favorite because she knew the art of stitching. मुझे बचपन से बहुत ill treat किया जाता था. My mother forcibly kept my hair short so that it would be easier for her to manage. Throughout my school life, my hair was pixie cut and maximum length. My hair grew was up till my shoulders. My mom told me I'm too ugly to keep long hair. If I would tie my hair in a braid, I would look more ugly. I remember my childhood being a girl. I was asked constantly to bring groceries from the market even though my mother was there. हमारे ओल्ड दिल्ली का माहौल ऐसा है कि लोग आपको हरासमेंट की नज़रों से देखते हैं, लेकिन फिर भी मेरी मम्मा मुझे घर का सौदा लेने भेजती थी इंस्टेड ऑफ आस्किंग माई ब्रदर, क्योंकि वो लेज़ी है. वो सौदा ला के नहीं देगा और एक काम को 10 बार करवाने के बाद पूरा करेगा. I was basically the Ramu Kaka of my house. I remember breaking my fast one day
during Ramzan. But my mother was so insensitive towards me. She sent me to the market so many times during the fast. अच्छा, बार बार भेजा तो गला खुश्क हो गया. I ended up drinking water before maghrib. मेड के लिए मेरी अम्मी इतनी हम्बल थी कि रमज़ान के दौरान मेड को बोलती थी तुम झाड़ू मत लगाओ, मैं अपनी बेटी से करवा लूँगी, यानी मुझसे करवा लेंगी. मेरी तरफ ऐसा रवैया कि इतनी बार मार्केट भेजने के मेरा गला खुश्क हो गया रोज़े की हालत में. आई ट्राइड एंडिंग अप माई लाइफ ट्वाइस एंड शी इज़ वेल अवेयर ऑफ दैट. मेरी अम्मी मुझे घर पर अकेले छोड़ के 2 बार पाकिस्तान गई हैं और 1 बार दुबई गई, क्योंकि पहले मेरी बहन शादी होकर दुबई गई थी. व्हेन शी हैड her first child, so my mom went to दुबई. मेरी अम्मी की नज़र में उनकी लायक तरीन औलाद मेरी बहन है. आई एम अ बैचलर इन फिजियोथेरेपी, लेकिन मेरी अपनी माँ की नज़र में जाहिल हूँ. मैं अपनी माँ की नज़र में जाहिल हूँ. 2 बार मेरी अम्मी पाकिस्तान गई और पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पे थी. पापा और भाई को मैंने देखा. भाई के कपड़े धोना, खाना बनाना. एट दैट टाइम आई वॉज यंग एडल्ट ऑफ 22. उस टाइम मैं पढ़ भी रही थी जब मेरी अम्मी दुबई गई थी. At that time I completed my graduation. I was working at that time, but I had to quit my job and stayed home just to look after my father and brother. इन सब का मुझे ये सिला मिला, मैंने कभी काम नहीं किया, मैं फूहड़ हूँ और मैं कुछ करती नहीं हूँ. I never get any appreciation from her. I got married in 2012 at the age of 26. शादी से पहले 2 बार मुझे सुसाइड अटेम्प्ट की जस्ट बिकॉज मेरी अम्मी और बहन की बहुत टॉक्सिक बिहेवियर था मेरी तरफ. मेरी अम्मी मुझे बदशक्ल मनूस कहती थी. नकती और पता नकती मुझे नहीं पता, और पता नहीं कितने ऐसे प्यार भरे नाम रखे हुए थे. एक और नैरेटिव मेरे जहन में बचपन से ये सेट किया गया था कि मैं बहुत ओवरवेट हूँ या मैं बाद में मोटी हो जाऊंगी. इवन दो आई वॉज कम्प्लीटली अंडरवेट एज अ चाइल्ड. आई रिमेंबर आई वेट 25 kg when I was 12. Oh wow. I have slept hungry countless times during my childhood, early teens because of the fear of getting fat. I suffered some kind of body dysmorphia. मेरी पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत स्लिम थी. मैं पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ में स्लिम थी. अम्मी को मैं चौड़ी और भद्दी नज़र आती थी. ओवर द ईयर्स आई केम टू अ कंक्लूजन कि मेरी अम्मी इज़ अ सेल्फ कंज्यूम नार्सिसिस्ट एंड शी just pacify her insecurities by finding fault with me, and same goes for my sister. उनकी खुद की ईगो बूस्ट होती थी मेरी कमियां तलाशने में. मेरी शादी अरेंज मैरिज है जो कि मैट्रिमोनल साइट के थ्रू हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पीली मैरिड. मैं शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया आ गई. अब मैं एक ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हूँ. यहाँ गवर्नमेंट एजेंसी में जॉब करती हूँ एज एन APS 3. मेरी बहन भी 5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थी. जब मेरे यहाँ बेटी हुई तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि यहाँ आ जाए मेरे पास कैनबरा. शी क्लियरली रिफ्यूज़ कि मैं अब किस पे घर छोड़ के आऊँगी. लेटर शी बिल्ट अप अ फॉल्स नैरेटिव अगेंस्ट मी एंड माई स्पाउस के उन्हें खुद टिकट के पैसे देने पड़े अगर वो ऑस्ट्रेलिया आती तो. शी काइंड ऑफ ब्लेम्ड इट ऑन मी कि मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए नहीं मनाया. मेरी पूरी ज़िंदगी कंपैरिजन में गुजरी, लेकिन मेरा कंपैरिजन और दूसरी लड़कियों से, मेरी बहन से और हद तक दामादों और नवासा नवासी को भी कंपेयर करना. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, माई पेरेंट्स आर करंटली इन ऑस्ट्रेलिया. दे केम टू विजिट माई सिस्टर ड्यूरिंग पेंडेमिक. दे वर स्टेइंग विद माई सिस्टर्स फैमिली इन मेलबर्न एंड लास्ट मंथ दे विजिटेड मी हेयर इन कैनबरा. ड्यूरिंग देयर स्टे इन कैनबरा आई हैड फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ मेल्टडाउन और मैंने सारे इश्यूज एड्रेस किए मेरे पेरेंट्स के सामने और हस्बैंड के सामने. आई टोल्ड माई हस्बैंड कि मैंने 2 बार सुसाइड अटैम्प्ट की अपनी अम्मी की वजह से. सम पार्ट ऑफ मी आई स्टार्टेड हेटिंग माई चाइल्डहुड एंड माई मॉम. व्हेन आई कंसीव्ड मैंने ये न्यूज़ अपनी अम्मी और बहन से शेयर नहीं की क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी अम्मी को मेरी कोई गर्ज नहीं है. ओके, अम्मी को नहीं बताया. अब जब अम्मी को ये पता चला कि मैं अगस्त में एक्सपेक्टेड हूँ, उन्होंने बोला कि वो रुक जाएंगी अगस्त तक मेरे यहाँ. मेरे पेरेंट्स 15-20 दिन मेरे घर रुके, लेकिन मेरी अम्मी में कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. उन्होंने तिनका तक नहीं हिलाया. रात भर जागना, फजर के बाद सोना, और दिन भर के व्हाट्सएप और फेसबुक वीडियोस देखना, ये
उनका हाल है। जबकि मैं और मेरे हस्बैंड की रूटीन लाइफ इतनी डिस्टर्ब थी, मैं घर से काम रही थी, उसके बावजूद भी मैं अपने ब्रेक टाइम में उठ के अम्मी पापा को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सर्व कर रही थी। वो खाना भी खुद गर्म नहीं कर सकती थी मेरे लिए, और लाइबिलिटी बढ़ गई। अम, मेरे वर्किंग आवर्स सुबह 8 से शाम 4 थे, लेकिन उसके बाद खाना बनाना, और हम लोग 6 बजे अर्ली डिनर करने के आदी हैं, लेकिन मेरी अम्मी रात 9 बजे ही खाना खाती हैं और मुझे और मेरे हस्बैंड को दोबारा किचन वाइंड अप करना होता है। मेरी फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत बढ़ गया था। क्या अल्लाह ताला के यहाँ वालदैन से हिसाब नहीं होगा अगर वो औलाद को और बराबर से ट्रीट ना करें? कभी सोचती हूँ अल्लाह ताला से शिकायत करूँ कि अल्लाह ताला मुझे मेरी माँ के ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाते, ताकि मुझे उनके ताने नहीं सुनने पड़ते। मेरी अम्मी को विटिलाइगो है, लेकिन जस्ट लाइक अ टिपिकल जाहिल देसी पाकिस्तानी, शी थिंक फेयर स्किन इज़ एपिटोम ऑफ ब्यूटी। मैंने इतना सफ़र किया है कि आई जस्ट थ्रू अप माई रेजिलियंस। मुझे किसी की नज़र में अच्छा नहीं बनना। आई वॉन्टेड टू बी अ टोटल बैड एस। इतना सब कुछ होने के बाद मेरी माँ को कोई शर्मिंदगी या कोई अफसोस महसूस नहीं होता। शी नेवर अपोलोजाइज अबाउट हर बिहेवियर एंड एक्शंस टूवर्ड्स मी, जस्ट लाइक टॉक्सिक मैनिपुलेटिव पेरेंट। शी सेज कि मैं जहन्नुमी हूँ, और शी सेड मुझे तुम्हें माफ़ मैंने तुम्हें माफ़ किया। मैं भी अपनी अम्मा को बोल दिया कि ठीक है, कुछ हिसाब हम रोज़ा महशर पे रखेंगे। ऐसे कौन सी कमज़र्फ़ माँ होती है जिसे अपनी सगी औलाद बदशक्ल नज़र आए, लेकिन मेरी माँ उसकी एग्ज़ाम्पल है। आई एम अ लकी person I could open up about my insecurities and complexities to my husband. I consider myself lucky that my husband helps me with the household chores ever since I started working full time. We were in a process of building a house, but construction got delayed because of COVID. It just put me under a lot of undue stress. I could not sleep the whole night. Recently, all three of us, my husband, me, and my daughter, contracted COVID, but we are fine now. अगर मेरा घर का काम इस साल पूरा हो जाता है तो मैं जॉब क्विट कर देती, बट नाउ आई एम प्लानिंग टू कंटिन्यू माई जॉब until the end of July. Please suggest me how to cope up with stress these days. How can I regulate my anger issues and how to deal my childhood traumas? Sorry for the long email. Lots of good wishes. Thank you. Wow. कितनी लंबी ईमेल थी। वेल, नो कंप्लेंट्स, अच्छा है। अब अगर आपने पूरा एक्सप्लेन किया। लोगों को यकीन नहीं आता भाई, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे हाउस होल्ड में ना, हर घर में जहाँ पे ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, 3 और मोर, वहाँ पे कोई एक ना एक बच्चा विलन ज़रूर होता है। आई हैव नोटिस दिस इन अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड। किसी को काली बोलना, किसी को मोटा बोलना, किसी को किस नाम से पुकारना, और उससे फिर बच्चों के अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। तो खैर, एक एग्जांपल है बड़ी क्लोज फैमिली का, आई एम नॉट गोना मेंशन दैट, मगर वहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि छोटी बेटी में इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो आके मिलती नहीं किसी से। उसका कॉन्फिडेंस बहुत शैटर किया गया है ओवर द ईयर्स, और मेरी आंखों के सामने। तो सो या, इट इज़ अ रियल थिंग। तो हर घर में ना एक बच्ची या बच्चा जो है, मुझे लगता है कि वो एक पेडिस्टल पे रखा जाता है, चाहे वो बड़ा बेटा हो या बड़ी बेटी हो, जैसे इन योर केस। और एक ना एक ख़ास तौर पे बच्ची जो है वो विलन ज़रूर होती है। इसी तरह उसको रोला जाता है, और फिर सारी एक्सपेक्टेशंस भी उससे, फिर वो अम्मियाँ होती हैं जो फिर तारिक जमील के बयान भेजती हैं सुबह सुबह, हैं कि वालदेन की खिदमत ना करने वाला और बद इखलाक जहन्नुमी और ये वो, मतलब वो पैसिफाई करते हैं, ज़ोर ज़ोर से बेशक बोलते हैं। ये वो हैं जो मौलवियों के वो सुनते हैं और वो कहते हैं बेशक बेशक, और ख़ुद अपना बिहेवियर नहीं देखते, अपनी हरकतें क्या हैं। और सर यार, मेरा ये मानना है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो है ना, हज तो खैर हर किसी के लिए है भी नहीं, ज़कात भी अमीरों के लिए है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस में डालने के लिए हैं टूवर्ड्स अ सर्टन थिंग। हिसाब किताब जो है मामलात पे है, 100% हिसाब किताब मामलात पे है। आप जितनी टकरें मार लें ज़मीन पे, माथा काला कर लें, इफ़ यूर अ बैड पर्सन, यूर अ बैड पर्सन अल्लाह के नज़दीक। अगर आप 20 सड़क रोड पे गाड़ी खड़ी करके नमाज़ पढ़ने जाते हैं, आपकी नमाज भी ज़ाया है, और उसकी वजह से जितनों को तकलीफ़ हुई है बिकॉज़ आपने उनसे अपोलोजाइज़ नहीं किया है,
क्योंकि आप एक बद इखलाक इंसान हैं, जहन्नुम। मेरी नज़र में तो ये है मज़हब कि आप मामलात में कैसे हैं। लेकिन हमने ख़ास तौर पे साउथ एशिया के मुसलमानों ने ये समझ लिया है कि तारिक जमील का बयान सुनना, जाकिर नाइक को सुन लिया, दिन में एक बार नात शेयर कर ली कोई, और जो है जुम्मा मुबारक लिख दिया सबको व्हाट्सएप पे, तो दीन कंप्लीट हो गया। मतलब दीन इतना आसान था कि वो एक शेयर का बटन दबाया और आपके सारे मामलात पूरे हो गए। लेकिन यही लोग जो हैं फिर अपने घरों में इतने टॉक्सिक होते हैं, और ये आप में से शायद बहुत से लोग इस चीज़ से रिलेट करें, मगर आप में से बहुत सारे लोगों के साथ शायद के लिए शायद ये बात बड़ी शॉकिंग भी हो कि एक अपनी ही माँ अपनी औलाद के इतने अगेंस्ट हो सकती है। पेरेंट्स की टॉक्सिसिटी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, और ये वो सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर आप बोल नहीं सकते, क्योंकि वो बड़े हैं। तो बड़े हैं तो अबे तो बेवकूफ़ लोग भी तो बड़े हो जाते हैं, बेवकूफ़ लोगों की तो शादियाँ हो जाती हैं। पैदा करना कितना ही मुश्किल है, हैं भाई, कितना मुश्किल है पैदा करना बच्चा। तो ये कहना कि जी वो बड़े हैं आप बोल नहीं सकते, भाई क्यों नहीं बोल सकते भाई? वो बड़ा अगले का बेड़ा गर्क कर दे, नस्लें ख़राब कर दे। मतलब बच्ची के अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज़ डाल दे कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसे अच्छे से मुल्क में नौकरी करके भी जो है वो इतनी परेशान है कि उसको एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं, आउटबर्स्ट हो रहा है। उसकी एक बच्ची है, उस पर भी रिफ्लेक्ट होगी ये चीज़। ज़ाहिर है बच्ची देखेगी मेरी माँ क्यों चीख पड़ती है, उसकी छोटी बच्ची है वो देखेगी ना। फिर एक और आने वाली है इंशाल्लाह अगस्त में, बच्चा या बच्ची जो भी। तो जब वो देखेंगे यार कि हमारी माँ क्यों इस तरह चीख रही है, तो अपने नस्लों की नुकसान किया ना। तो लोग नहीं सोचते इस तरह, वो कहते नहीं जी बड़ों की अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। साउथ एशिया को अगर आगे लेके जाना है ना, तो सबसे पहले ना बड़ों को अकाउंटेबल करना है। बड़े ये कह के निकल जाते हैं हम बड़े हैं, हमसे ज़्यादा सवाल नहीं करो, बदतमीज़ी नहीं करो, या नाफरमान ना बनो। नाफरमान क्या यार, आपने कौन सा फरमान पूरा किया? बच्ची को काली बोल दिया, मोटी बोल दिया, नकतली, पता नहीं क्या लिखा था, शायद वो बड़े नाक वाली को बोलते हो। इस किस्म के नाम लिए जाते हैं यहाँ पे। पेरेंट्स अपने बच्चों को इसी तरह बुला रहे होते हैं। घर से अब्यूज़ शुरू होता है भाई। हम कहते हैं ना कि जी, अब जैसे आपने लिखा दिल्ली में हरासमेंट है, लाहौर में भी इस तरह के मामला आते हैं। अब मैं लिटरली अपनी दोस्त के साथ था, मैं नहीं भूलता ये कि मैं और मेरी दोस्त यूँ फूड स्ट्रीट पे जा रहे हैं, और एक बंदा, यार वो मुंह है ना यूँ घुस गया जैसे ना कोई एलियन आ जाए ना। अगर एक बकरा दो पैरों पे चलता हुआ जाए मर्द की तरह, आप यूँ नहीं देखोगे ये क्या है। वो ऐसे देख रहा था मेरी दोस्त को कि उसने कभी औरत नहीं देखी। कराची में नहीं कराची में देखो छेड़छाड़ है, हर जगह है, नॉट जस्टिफाइंग, मगर अबे इस लेवल की नहीं है भाई, चमाट पड़ता है सीधा। असल में यहाँ पे ना यूनिट वूनिट का दौर रहा है ना, तो बुला लेते थे, तो लोग डरते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हर बंदा गैंगस्टर है। खैर वो बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो वो तो अब्यूज़ बहुत बाद में आते हैं, या तो घरों में अब्यूज़ हो रहा होता है। तो इट्स रियली सैड। और ये देखो ना, ये फिर टॉक्सिसिटी नस्लों तक जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने मामलात जो भी कहने लगे हैं, सोचने लगे हैं, करने लगे हैं, 10 बार सोचें। आपको नहीं पता आपकी छोटी सी बात के असरात कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं। पता नहीं आप में से किसी को याद होगा, मैंने एक बार इंस्टा स्टोरी पे शेयर किया था। हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ हम हर जुम्मे, उस वक्त पाकिस्तान में जुम्मे को छुट्टी होती थी, तो जुमेरात की रात उनके घर ही होती थी। बस ज़्यादा से ज़्यादा मटारी खेल लेते थे या कोई गाने वाने सुन लेते थे। तो वो मेरा पैर जो है ना, उन एक हमारी बाजी थी, उनके वो बेड, क्या बोलेंगे उसको, बोर्ड होता है ना जो नीचे वाला बेस होता है, उसमें मेरा वो सैंडल फंस गई, तो लकड़ी टूट गई। तो उन्होंने मुझे इतना डांटा, और उन्होंने गुस्से में बोला आइंदा मेरे घर नहीं आना। और 30 साल हो गए मैं उनके घर नहीं गया दोबारा, और वो चीज़ मुझे आज भी हॉन्ट करती है। तो आपकी ना कौन सी बात किसी को कहाँ हिट करती है आप सोच नहीं सकते। और यहाँ पे दिन ब दिन बच्ची पे निकालना गुस्सा, और अपनी बेसिकली अपनी इनसिक्योरिटीज़ वो आप पे रिफ्लेक्ट कर रही थी। और सॉरी भाई, ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हमने इंडिया में भेजी थी, तो उसने ये हाल किया है। तो अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे, मगर ऐसे भी लोग बहुत भरे पड़े हैं यहाँ पे। रंग पे कहना, वज़न पे कहना, और जैसे वो आपने वो लिखा ना पिक्सी, आपकी सारी ज़िंदगी छोटे बाल रखे, बॉब कट रखे कि बनाने ना पड़े। वो असल में अपना काम नहीं करना चाह रही थी, तो आपके जहन में ये डाल दी कि चुटिया करके तुम मंगन लगोगी। यही लफ्ज़ यूज़ होते हैं घरों में, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। अपना काम उन्होंने
करने के लिए कि कौन नहलाएगा, कौन शैम्पू करेगा, कौन तेल लगाएगा, कौन जुएं निकालेगा, छोटे ही करके रखो। अपना काम उन्होंने नहीं किया और आपके अंदर से इनसिक्योरिटी ज़िंदगी भर के लिए डाल दी। क्या पता आप बहुत खूबसूरत लगती लंबे बालों में, अब अल्लाह जाने आपके बाल कितने लंबे हैं, बात कह रहा हूँ। फिर ये ऑस्ट्रेलिया आके अपने ही टाइम टेबल से जीना और हिलना भी नहीं। लोग नहीं समझते भाई, वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। मैं इंग्लैंड जाता हूँ, मैं भाई यहाँ रहता हूँ, आराम से उठता हूँ, खाना पीना अपने हिसाब से, लेकिन इंग्लैंड जाते ही पता नहीं क्या होता है। 6 बजे डिनर, उसामा भाई, 6 बजे डिनर, 8 बजे 8:30 बजे बच्चे सो जाते हैं, 9 बजे हम सो जाते हैं, सुबह 6 बजे उठ रहा होता हूँ मैं। माहौल ही ऐसा है, ऑटोमेटिकली 6 बजे उठ रहा होता हूँ यहाँ पे मेरी आँख ही नहीं खुलती, 10:30 11 बजे से पहले आँख ही नहीं खुलती, दिल ही नहीं कर रहा होता। उठ के भी लेथर्जी होती है, फ्रेश नहीं उठते। तो वो जैसा देश वैसा भेस भाई, करना पड़ता है। अब वो वहाँ जाके भी रात 9 बजे खा रही हैं, फिर किचन समेटना पड़ रहा है आपको, बहुत गलत बात है। बट लाइक इसमें इस सब में ये कि सबसे अच्छी चीज़ कि आप इंडिया से निकल गई, ठीक है ना। वो टॉक्सिसिटी तो है हमारे मुल्क में ना, कहीं भी जाओ क्या ही कर लोगे, घर में अगर दम घुट रहा है, बाहर भी कहाँ जाओगे। तो ये अच्छी चीज़ है, आप निकल गई। दूसरी ये कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे आदमी हैं, वो उन्होंने आपकी बात सुनी समझी, एंड इज़ हेल्पिंग यू आउट। अगर आपको एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं तो आप एंगर मैनेजमेंट के ऊपर ज़रा थेरेपी वेरेपी देखें, और ऑस्ट्रेलिया में तो खैर बहुत अच्छे हैं। मगर अच्छा, एक चीज़ यार, ये जितने भी आप लोग बाहर सुन रहे हैं, एक चीज़ ज़रा मुझे बताएं, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, ही इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू समथिंग, उसने भी वही बात बोली, और वो ये कि ये जो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं ना, यहाँ के थेरेपिस्ट तो समझ जाएंगे, क्योंकि वो भी इसी माहौल में पले बड़े हैं। गोरा नहीं समझ पाता। अब अगर आप गोरे को समझाएं कि जी कपल्स थेरेपी कर लो, तो गोरा तो बोलेगा छोड़ दो भाई, नहीं बन रही तो छोड़ दो, क्योंकि वो उसके पास कल्चरल रेफरेंस ही नहीं है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि उसको नहीं अंदाज़ा कि भाई अगर आप यहाँ डिवोर्स हो गई तो फिर वो आपका एक सोशल बॉयकॉट टाइप का हो जाता है, या फिर ये कि अजीब अजीब, लाइक लोग आपको एक फेलियर समझते हैं, लाइक इट्स नॉट अ फेलियर। भाई नहीं चला, नहीं कारोबार भी तो नहीं चलता ना, नहीं चला यार, आप यू थॉट इट विल वर्क आउट, इट डिडंट वर्क आउट, बिग डील, मूव ऑन। वो इस तरह समझते हैं। मगर हमारे यहाँ इसकी सोशल इम्प्लीकेशन इतनी ज़्यादा है कि लोग आखिर वक्त तक चाह रहे होते हैं किसी तरह जुड़ के ही रहें, काम हो जाए। गोरा तो ठग से बोलता है छोड़ दो भाई। तो ऐसी जो 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 ऑडियंस है बाहर की, व्हाट वुड यू सजेस्ट कि ऐसी सिचुएशंस में थेरेपी अगर हम लें, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, पोलैंड में, न्यूजीलैंड में, तो इज़ इट वाइज? पढ़ाई तो उनकी अच्छी होती है, नो डाउट, बट लाइक आर दे कल्चरली अवेयर इनफ टू द पॉइंट दैट दे विल गिव यू द बेस्ट सोल्यूशन? ये ज़रा रहता है सवाल जहन में, शायद कमेंट में और लोगों की रहनुमाई भी हो जाए। तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा इफ़ यू हैव एनी। आपको भी मैं वही कहूँगा, मैं सबको यही कहता हूँ भाई, थेरेपी इज़ द बेस्ट, एंड इट्स गुड दैट यू लेट इट आउट, एंड आई एम ग्लैड आपने बहुत लंबी ईमेल लिखी, आपका दिल ठंड ठंड पड़ी होगी। कहते हैं समटाइम्स अ प्रॉब्लम शेयर्ड इज़ अ प्रॉब्लम हाफ्ड। मैं तो कोई थेरेपिस्ट भी नहीं हूँ, ना मैं कभी कोई क्लेम करता हूँ, इट इज़ जस्ट आई एम जस्ट हेयरिंग यू आउट। और कभी कभी ना अपनी वही चीज़ जो आपके जहन में होती है, आप किसी और से सुनते हो ना, तो वो आपको थोड़ा एक कन्फर्मेशन बायस, एक ज़रा वो हो जाता है, एक सुकून मिल जाता है कि हाँ यार, ये चीज़ मैं भी सोची थी, इसने भी यही बात बोली। सो मैं तो कोई मशवरा भी एज सच दे नहीं रहा होता, एसेंशियली ईमेल रीड करके बेसिक सी चीज़ कर रहा होता हूँ, लेकिन ये कि लोगों को सुकून मिल जाता। सो जिस तरह यहाँ सुकून मिला है, यही चीज़ जब आप एक प्रोफेशनल के पास लेके जाएंगे तो वो और थेरेप्यूटिक होगा। मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि डू दैट। आई एम ग्लैड यू वॉइस्ड इट आउट टू योर पेरेंट्स, आई एम ग्लैड। वो भी अब मैं वो जैसे कि मैं वो पढ़ रहा था ना, मैं वो सिनारियो जहन में सोच रहा था कि आपके हस्बैंड बैठे होंगे, बच्चा के आगे पीछे होगी, पेरेंट्स बैठे होंगे, एंड लाइक यू वॉइसिंग एवरीथिंग आउट कि आपने मुझे उस वक्त ये कहा था, आपने मुझे उस वक्त ये कहा था। आई कैन इमेजिन कि वो चीज़ें कितनी लाउड होंगी, आपके हाथ भी काँप रहे होंगे, आपके आंसू भी निकल रहे होंगे, बिकॉज यू लव योर पेरेंट्स बट यू ऑल्सो हैव कंप्लेंट्स विद देम, ग्रेव कंप्लेंट्स विद देम। तो ऐसी सिचुएशन में हाथ पैर कांप जाते हैं। एक बार
आई एंडेड अप शाउटिंग एट माई फादर एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट वो ये कि वो एक चीज़ वॉइस करनी थी क्योंकि बॉटल अप हो रही थी, और मैं बोल के मैं ही काम काम किया था, और मैं अगले 2 घंटे तक रोता रहा, एंड वॉज शॉकिंग फॉर माई मदर एज वेल। वो थोड़ा कंट्रोल एनवायरनमेंट था, टू द पॉइंट कि हमारा टीवी जो है ना डब्बे में बंद हो गया था, कि वो अब्बा वो होता है ना देसी अंकलों पे सलाम आ जाता है ना, तो कहीं बयान सुन के आए आए बोला टीवी बंद करो, आज से टीवी नहीं चलेगा। क्यों भाई क्यों नहीं चलेगा? फिर चली तो फिर वही जो हमारी अम्मा की चलती थी। तो लेकिन ये कि वो फिर ज़रा मामलात कंट्रोल हो गए, तो लाइक हाँ, व्हेन यू वॉइस आउट योर एग्रेशन एंड एंगर, आप ही शेक करने लग जाते हो यार, क्योंकि आपकी बुनियाद, माँ बाप आपकी बुनियाद ही होते हैं, आप अपनी बुनियाद ही शेक कर रहे होते हो। इट इज़, तो मैं ना वही मेरे जहन में वो रिप्ले भी हो रहा था साथ साथ। तो नॉट एन ईजी थिंग। और मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको अपने पेरेंट्स से है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो आगे से कुछ भी बोलें या वो झुटला दें या वो आपको बोलें कि नहीं तुम्हारे जहन का फतूर है या शैतान है या मोबाइल ने तुम्हें ख़राब कर दिया। एक तो ये ना, कुछ नहीं होता, मोबाइल ने ख़राब कर दिया तुम्हें, तो कहने दें उनको जो कहना है, लेकिन अपना तो निकालें आप। जो भी आपके लेजिट कंसर्न्स हैं उनको बिठा के एक बार बताएं कि ये आपने मुझे बोला और इससे ये फ़र्क पड़ा मुझे, और अब मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ। बिकॉज वो एक एक बड़ा अच्छा टिकटॉक था, एक वो यूं ना एक दिस ब्लैक गाय वो यूं करके रो रहा था और वो जूम इन हो रहा था और वो टें 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 म्यूज़िक बजता है। उस पर लिखा था कि when your parents find out that they are responsible for all the traumas you are going through, तो वो तो लेते ही नहीं है ना कि हमने क्या किया है, हम तो तुम्हारी बेहतरी के लिए चाह रहे थे और हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। पेरेंट्स फौरन फौरन पलट जाते। ऐसा ही है ना भाई, अगर पेरेंट्स से कभी आप हकीकतन शिकायत करो, नहीं हमने तो किया ही नहीं है, मानते ही नहीं है भाई। क्योंकि वही वाली बात ना, एजेस्ट है ना, हम बड़े हैं, बड़े तो गलत हो ही नहीं सकते, और छोटा तो हमें सही बात समझा ही नहीं सकता, तो गलत आप ही होगे 99%। मैं नहीं जानता किसी पेरेंट को कि उसने एडमिट किया हो कि हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो या बेटी तुम सही कह रहे हो, हमसे गलती हुई, हमें माफ़ कर देना। नहीं भाई, गलत तो आप ही हो, लेकिन कम से कम यार अपना तो निकालो। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि बदतमीज़ी करो पेरेंट्स से, ना मैं ऐसा कोई कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा यूँ करके रखा हुआ है ना, तो फिर वो इसकी एक्सट्रीम फेज़ यही होती है जैसे वो लड़की भाग गई घर से, या ये वो, या किसी ने सेल्फ हार्म की तरफ चला गया। उससे बेहतर है बंदा वॉइस आउट कर ले एक बार। मुश्किल काम होता है, सांस नहीं आती अगले 2 घंटे तक, मरने का दिल करता है, मगर सुकून भी मिलता है। आपने अपना काम कर दिया। अब उनको तारिक जमील ने जो सिखाया, अगर तो सही चीज़ें सीखी हैं तो खुद तो क्या खलकत खुदा से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि माफ़ी तो इंसान माफ़ करेगा तो अल्लाह माफ़ करेगा। अल्लाह तो नमाज रोज़े पे तो ओके आप डील हो जाओगे, फिर बोलेंगे भी औलाद के साथ कैसे थे, अच्छा ऐसे करते थे, सॉरी भाई, अच्छा कारोबार में कैसे थे, अच्छा 2 नंबरी, चलो बेटा दोज़ख, नमाजें रखो अपने साथ, ये होगा। तो मुझे लाइक आई रियली अप्रिशिएट कि यू सैट देम डाउन और आपने उनसे बात की, दो टोक, और सब बताया कि ये हुआ है। अब वही वाली बात कि उनकी तो जूं भी नहीं रेंगी रेंगी होगी, जैसा कि आपने लिखा भी था। और ये सारी चीज़ें का मकसद ना, शायद जो राइटर है ईमेल का उसको कोई इतना सोल्यूशन ना मिले, लेकिन जो दूसरे सुन रहे हैं ना, हज़ारों लोग, 70-80 हज़ार लोग इवेंचुअली वीडियो देख ही लेते हैं, उनकी भी लर्निंग है कि आपने अपनी औलाद के साथ ऐसे नहीं होना, या अगर आप भी इस चीज़ से गुजर रहे हो तो आप ये चीज़ कर लो, या ये समझ रहे हैं आप। खैर, आई वुड रियली रिकमेंड यू टू सीक एंगर मैनेजमेंट थेरेपी। ऑब्वियसली यूर बॉटलिंग अप अ लॉट, और दे विल बी द बेस्ट पीपल टू गाइड यू कि करना क्या है। मैं यही बता सकता हूँ कि हाँ ये ज़रूरी है, ये ज़रूर कर लें। और बाकी आई विश यू वेल एंड गुड लक विद द बेबी। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगी इट्स नॉट गुड फॉर द बेबी, तो आपने जो है ना थोड़ा सा लेट गो करना भी सीखना है। आपकी ना कश्ती तो निकल चुकी है इंडिया से, और अब आप ऑस्ट्रेलिया आ गई हैं, तो अब आप इंडिया के मामला इंडिया पे ही छोड़ दें। ईजियर सेड देन डन, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है, ज़िंदगी भर चीज़ें साथ रहती हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि इसको ना अपनी न्यू लाइफ देखें कि मैं, मेरी वो एक पुरानी लाइफ थी,
अब मेरी एक नई लाइफ है, आई हैव बेटर, आई एम इन अ बेटर प्लेस, इन अ बेटर पोजिशन, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, एंड आई हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू विच आर योर चिल्ड्रन। और आपने उनके लिए सफल रहना है, उनके लिए आपने अच्छा सा रहना है, ताकि उनके साथ वो चीज़ रिपीट ना हो जो आपके साथ हो। ये आपकी लर्निंग है ज़िंदगी भर की। इफ़ यू ऑल्सो एंड अप डूइंग द सेम थिंग्स, कि आपने बच्चों में फेवरेटिज्म कर ली और एक बच्चा आपको, आपने बुली किया उसको, तो यू ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट, तो डू नॉट रिपीट। अक्सर अक्सर और बेशतर ना ऐसा भी होता है, लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड दे डोंट रियलाइज वो भी बड़े होके वही चीज़ें रिपीट कर रहे होते हैं। टॉक्सिसिटी जो है ना, वो साइकिल दोबारा आ रही होती है, बट बिकॉज दे ग्रू अप इन सच अ केओटिक एनवायरनमेंट, उनको लगता है कि बस अब यही है या यही तरीका है डील करने का या काम करने का। सो बी वेरी वेरी विजिलेंट अपने मैनरिज्म में, कि कहीं आपको अगर अपनी वालदा मोहतरमा का रिफ्लेक्शन या झलक दिखने लगे, आपने वहीं से स्टेप बैक करना है, क्योंकि शी वॉज अ टॉक्सिक वुमन and you don't want to be that person. You don't want your daughter to write an email to someone like me 20 years later. बस ये गोल है आपकी ज़िंदगी का, आपने यही इंश्योर करना है, ठीक है। ख्याल रखें, गुड लक विद द बेबी, एंड आई विल बी इन ऑस्ट्रेलिया वेरी वेरी सून इंशाल्लाह। अगर हुआ तो मैं ज़रूर आपके लिए मिठाई लेकर आऊँगा। थैंक यू, हाफिज़। ऑलराइट जी, नेक्स्ट वन, अ फिल्म मेकर इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, प्लीज़ डोंट मेंशन माय नेम, दिस इज़ I'm a film student from Karachi. I've been independent filmmaker for the past 4 years. My family doesn't know what it is. वो कहते हैं रिकॉर्डिंग वाले बनोगे, but they've been supportive this past 1 year since my films got selected for international film festivals and I won 1 lakh for a documentary that I made in 2021. My question is that in Pakistan the film industry is so dull. The films that are made here are banned. I'm a film lover and I love telling stories through that. But in Pakistan, you can't earn enough through films. You have to make advertisement or involve yourself in wedding production. That I personally hate. There is no creative thing that you can do in weddings. It's totally based on clients' needs. This work is not for me personally. Can a filmmaker or a lover live in this country without doing anything else, or should we just do advertisement or wedding and don't start teaching people about wedding and all the toxic things that happen in our society? I love what you do. Keep doing your work. I've learned a lot from you. Thank you so much. All right. Very typical behavior. मैंने भी जब कॉमेडी शुरू की, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ। वो तो जब मेरी वीडियो वायरल हुई देन दे फाउंड आउट। फिर थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस इसलिए आई क्योंकि लाखों व्यूज़ आ रहे थे, तो उन्होंने बोला। वही आपके साथ भी हुआ, जब तक 1 लाख रुपए नहीं आए थे घर में, तो आप वीडियो वाले बनोगे थे, लेकिन अब वो देर सपोर्टिव। तो जो भी लोग, आप में से जो भी लोग कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आपको लगता है अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होंगे, चुपके से करो, और जब पैसे आ जाए ना, तब दिखाओ भाई ये मैं ये करता हूँ और ये पैसे आए। पैसों से एक्सेप्टेंस, मतलब देखो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, क्योंकि वो इतनी अवेयरनेस नहीं है पेरेंट्स को, तो वो समझते हैं ये हवाई रोज़ी है, उनको बस वही डॉक्टर इंजीनियर वाली मेंटालिटी है, लॉयर बन जाओ, ये कर लो। फिल्म मेकर आज है, फिल्म अभी रमज़ान है, वेडिंग सीज़न तो नहीं है, किसकी वीडियो बनाओगे, आगे मुहर्रम आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह सोचते हैं लोग कि यार रोज़ सुबह उठ के जो दफ्तर जाते हैं वही काम होता है। बाकी जो आपने बोला कि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री बहुत डल है, तो बिल्कुल है, और वेरी अनइंस्पायरिंग, सैड टू से। उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में आप सच नहीं बोल सकते, और जहाँ आप सच नहीं बोलते, जहाँ आप झूठ पे रहते हो, तो वहाँ पे फिर क्या ही इंस्पायरिंग चीज़ें निकलेंगी। फिर वहाँ पे वही निकलेगा जो कि मंजन कंसिडर किया जाता है, और बस फिर एक सेल्फ चेस्ट थम्पिंग में हम लगे रहते हैं हर वक्त कि हम ही सबसे बेस्ट हैं। बट फिर हम जब फेसबुक पे जाते हैं तो किसी रैंकिंग में देखते हैं हमारा पासपोर्ट नीचे से 3 पे है, अफ़गानिस्तान, सोमालिया और फिर हम हैं, तो चीज़ें मैच नहीं करती। हम कहते क्या हैं और दुनिया, फिर समझते दुनिया साजिश करी। खैर, एक लंबी डिबेट है। यहाँ पे अभी जैसे फॉर एग्जांपल आई जस्ट इंटरव्यूड सबा कमर, जाहिद अहमद, उन लोगों की एक फ़िल्म आ रही है, उसमें मेरे भी 2-3 सीन्स हैं। तो ऑफ द कैमरा हम यही बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क में बायोपिक क्यों नहीं बनती, किसी की बायोपिक नहीं बनती, भुट्टो की क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि कंट्रोवर्शियल फिगर है।
बेनज़ीर की चले अगर आप नहीं बनाना चाहते कि भाई व्हाट हैपेंड, हु मर्डर्ड हर, अगर आप उस वाले पार्ट पे ना जाओ, कैन वी नॉट मेक अ क्राउन जैसी सीरीज़ जिसमें हम ये दिखाएं कि शी वॉज प्रेग्नेंट ड्यूरिंग वन ऑफ हर टेन्योर, तो वो कैसे मैनेज कर रही थी, या उनका वर्क लाइफ बैलेंस क्या था। ठीक है, वो सुबह जब निकलती थी प्राइम मिनिस्टर हाउस से तो बिलावल को खुदाफिज करके जाती थी, बच्चों के साथ कैसे, मतलब ये वाली चीज़ें तो हम दिखा ही सकते हैं ना। इन ऑर्डर टू शेड लाइट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, शी वॉज द फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। बहुत बड़ी चीज़ है। अमेरिका में आज तक औरत हेड ऑफ स्टेट नहीं बनी, पाकिस्तान में 30 साल पहले बन गई थी। कहीं तो हम आगे हैं, तो जहां हम आगे हैं वो तो दिखा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोवर्शियल पार्ट्स पे ना जाएं, करप्शन पे ना जाएं, हु मर्डर्ड हर उस पे ना जाएं, कुछ पार्ट तो दिखा सकते हैं। नहीं दिखा सकते, करते ही नहीं है। इतनी स्टोरीज हैं, लियाकत अली ख़ान के मर्डर से लेके बेनज़ीर के मर्डर तक कुछ बना ही नहीं सकते, ज़िया पे भी नहीं बना सकते। देयर सो मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। मैं अपने एक फ्रेंड को सजेस्ट कर रहा था हु वर्क्स क्लोजली विद द आर्मी कि हम एक, अगर तो हमने देखें ये तो नैरेटिव हमने बहुत बिल्ड कर लिया, अभिनंदन आया और जहाज़ गिरा दिया और ये सारी चीज़ें, वाई कांट वी मेक, देखो हम शहीद हो गया, हीरोइज़्म ये तो हमने बहुत दिखाया है, हम ये क्यों नहीं दिखा सकते कि एक सोल्जर है और उसको फोर्सफुली रिटायरमेंट लेनी पड़ी बिकॉज ही गॉट इंजर्ड। अब उसके साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या वो फेस करे। ठीक है, आर्मी बड़ा ख्याल रखती है, नो डाउट अबाउट दैट, घर भी मिलता है, उनके बच्चों की ट्यूशन फीस भी कवर्ड होती है कदरे हद तक, बहुत सारे चीज़ों में कट्स मिलता है, दे रियली टेक केयर ऑफ पीपल। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारी आर्मी की, एज अपोज टू जो हम देखते हैं दूसरे मुल्कों के, वो बॉर्डर में कहते हैं खाना ही नहीं मिला हुआ और हम किस तरह यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं, एंड दे एंड अप मेकिंग वीडियोस। पाकिस्तान से क्यों नहीं आती वीडियोस? बिकॉज दे वेल टेकन केयर ऑफ, विच इज़ ग्रेट। लेकिन हम ये क्यों नहीं बना पाते कि उसकी साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या है। बट फिर वही वाली बात आ जाती है कि ये वाली मैसेजिंग अगर कर ली तो डीमोरलाइज हो जाएगी फोर्सेस। फिर मुझे अब ये बताएं कि जब टॉम क्रूज़ ने वो बनाई थी बॉर्न ऑन द 4th of July, या उस तरह की कितनी मूवीज़ हैं, अमरीकी क्यों नहीं डिमोरलाइज होते? उन्होंने तो पूरी दुनिया की बजा के रखी हुई है, बट देन वो एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी आर्मी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे डिबेट्स हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी तो एक हीरोइज़्म है। लोगों के अंदर जज्बा क्यों नहीं पैदा होगा कि यार हम बड़े आराम से जो है ना ट्विटर पे गालियाँ दे देते हैं फ़ौज को, मगर ये एक आम फौजी की कहानी है जिसको गोली लगी और वो फिर सर्विस छोड़नी पड़ी उसको, और उसको हलूसिनेशंस होती हैं या पीटीएसडी होता है, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजारता है, उसको हर बंदा दुश्मन लगता है क्योंकि वो 6 महीने बॉर्डर पे लगा के आया है, तो उसको हर बंदा जो है लग रहा है कि अभी कोई आएगा। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो लोगों के अंदर भी तो दर्द पैदा होगा कि यार ये स्टोरीज हम नहीं सुनते, जस्ट बिकॉज वी डोंट सी देम डजंट मीन दे डोंट एग्जिस्ट। मैंने आज तक किसी का मर्डर होते हुए नहीं देखा, बट इट डजंट मीन कि नहीं होते। तो लोगों के दिल में कुछ तो प्यार पैदा होगा, मगर वो उस तरफ जाते नहीं हैं। तो अब क्या ही पिक्चर बना ले इस मुल्क में, पॉलिटिशियंस पे आप फिल्म नहीं बना सकते, जो कि होता ही यही है हमारे मुल्क में। या तो शादियाँ होती है, सियासत, शादियों पे हम बना लेते हैं, सियासत पे हम बना नहीं सकते। हम कोई फर्जी क्यों नहीं बना लेते, या हम कोई एक गैंगस्टर मूवी क्यों नहीं बना सकते, या MQM के ऊपर क्यों नहीं बना सकते? बना ही नहीं सकते, सच ही नहीं बोल सकते। वो कहते हैं ना पाकिस्तान में सच बोलने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है। तो बाहर ही कोई बना ले तो बना ले, यहाँ तो कुछ नहीं बन सकता। तो बहुत सी स्टोरीज हैं, दिस सो मच वी सी, सो मच इज़ हैपनिंग। मतलब इलीगल रैकेट्स हैं, ड्रग्स के रैकेट्स हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हैं। फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस ही हम बना लें, लेकिन हम कुछ बनाते ही नहीं हैं। और कोई उसमें जो है ना पैसा भी नहीं लगाता, क्योंकि लोगों को बस वो बने बनाए फॉर्मूले हैं, उसी पे ही वो काम करते हैं। कोई नई चीज़ करने जाता है तो पहले तो वो डिस्करेज होता है, डिस्करेज किया जाता है, लान तान होती है, गालियाँ पड़ती हैं। अब देखें सरमद खुसट की फिल्म बंद बैन पड़ी हुई है, अब शायद कह रहे हैं कि वो आ रही है, मगर ये कि जो रियल टॉपिक्स पे आप बात करो तो सेंसर बोर्ड बीच में आ जाता है, गवर्नमेंट बीच में आ जाती है, पैमरा बीच में आ जाता है। तो हमारे सच के इतने सारे फिल्टर्स हैं, फिर पीछे रह ही जाता है कि आसान फार्मूला है, मैं विष हयात लो,
शादी दिखा दो, कराची से लाहौर कर लो, लाहौर से आगे कर लो, या बैंड बाजा बारात तो खैर इंडियन थी, मगर आप समझ रहे हैं ना, शादी वाले गाने, ढोल ढमक्का, एलैबोरेट सेट्स, ज्वेलरी, हानिया आमिर का डांस हो जाए, भाई यही फिल्म है। हालांकि फिल्म ये नहीं है, सिनेमा सिनेमा कुछ और होता है भाई, ये सिनेमा नहीं होता। खैर, तो यही है, अगर आपने पैशन पे काम करना है तो पैशन को फंड करने के लिए वेडिंग फोटोग्राफी ज़रूरी है। पैसा वहीं से आएगा ना, तभी तो नया लेंस और नया कैमरा लोगे। तो यहाँ पे तो ऐसा ही है। या फिर ये कि मैं तो सबको यही बोलता हूँ भाई, कोई जर्मन वर्मन फिल्म मेकिंग स्कूल देख लो, फ्री में पढ़ाई कर लो, यहाँ से निकल जाओ। ज़िंदगी एक बार मिलती है भाई, क्या शादियों की वीडियो बनाने या बाजी थोड़ा यूँ देख लें, बाजी ज़रा यूँ कर लें, यही करते रहोगे क्या? ऑफ सीन है यार, बहुत ऑफ सीन है। मतलब जितनी स्टोरीज हमारे यहाँ बन सकती हैं, एक भी स्टोरी नहीं आती। टेल मी वन इंस्पायरिंग स्टोरी और बायोपिक दैट यू सॉ इन द पास्ट 10 years। बनती नहीं है। कंटेंट तो रोज़ बनता है। कितने तो हमारे ड्रामों के चैनल्स हैं, कितने हैं भाई? हम हैं, उर्दू वन है, जियो, ARY है, कितने, ये तो बड़े वाले हैं, इसके अलावा भी कितने हैं। और हर चैनल पे 10 ड्रामे ऑन एयर एट अ टाइम चल रहे होते हैं, तो यानी 100 ड्रामा तो हर वक्त प्रोडक्शन में होता है। एक सेट से दूसरे सेट पे भाग रहे होते हैं एक्टर्स। ऐसा ही है, यहाँ की शूट, वहाँ की शूट, वहाँ की शूट, वहाँ की शूट। कोई डिफेंस भी सारे बंगले इधर ही घूम रहे होते हैं, बंगलों में ही ड्रामे बनते हैं। कोई इंस्पायरिंग स्टोरी नहीं आके देती। ये तो सैडनेस है। मेरा खुद कभी ये इरादा है कि मैं इवेंचुअली आई विल मेक समथिंग, कोई फिल्म बनानी है, कोई इंस्पायरिंग, कोई अच्छी सी स्टोरी, समथिंग, कोई लेगेसी, IMDb पे अपना नाम छोड़ के जाना है। ये मेरा टारगेट है ज़िंदगी का। उसी के लिए ये सारी मेहनत है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आप देख रहे हैं ना, बिल्ड, एक चैनल 1 से 2, 2 से 4, इसको 10 करने हैं, फिर 20 करने हैं, ताकि वो पैसे लेके बंदा फिल्म पे लगा ले। क्योंकि फिल्म देखने लोगों ने आना नहीं है, कमेंट करने आ जाना है, देखने नहीं आना। खैर है, लेकिन मैं तो अपना काम करूँगा। सो या मैन, आई होप थिंग्स वर्क आउट फॉर यू, बट यहाँ पे तो थोड़ा ऑफ सीन ही है फिल्म मेकिंग का। थैंक यू। ऑलराइट, तो ये थी आज की एपिसोड। आई होप यू गाइस एंजॉयड एंड यू गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल, यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/ganjiswag। क्रेडिट कार्ड अगर नहीं चलता है तो यू कैन डू इट ऑन ईजी पैसा एंड जैज़ कैश एज वेल। इट हेल्प्स अस फैसिलिटेट, there's a lot of cost involved in these episodes। और ये आपको पता है, बड़ा नीश चैनल है, इस पे इट्स नॉट अ कमर्शियल चैनल, इस पे सब नहीं आते। वो 15 लाख वाला पेज अलग है, इसमें 1 लाख भी नहीं है। देयर इज़ अ रीज़न, क्योंकि इट्स वेरी ऑफ शूट, बट आई डू इट बिकॉज इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल। बट इकोनॉमिक वायबिलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज बिल्स टू पे एंड एडिटर्स टू पे एज वेल। सो या, थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।